जो हमारे कॉलेज के बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनको हम 50% कंसेशन देंगे फीस में। अच्छा, तो कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया है? अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया 50% के लिए। अच्छा, आप लोग इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में नहीं है? सर है सर, है बिल्कुल। देखिए जब एक सेकेंड, जब इतने लोग हो गए तो दहेज प्रथा खत्म। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने दहेज प्रथा खत्म कर दिया। तो सर आपके पास एक भी लोग क्यों नहीं गए? अभी तो प्रोसेस में, अभी हुआ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तो अच्छा ये बताइए, आपकी शादी हो रखी है क्या? अभी नहीं। अच्छा, और दहेज का भी मामला जोर शोर से समाज में चलते रहता है और समाज का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। दहेज के मामले में आप क्या सोचते हैं? दहेज प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। कैसे दहेज लेकर? लड़की ही सबसे बड़ी दहेज होती है। जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा करके वो उसको बड़ा करता, अपनी इस बच्ची को सीने से जो लगा के पाल पोस के बड़ा करता है, दूसरे को दे देता है। वो लड़की अपना परिवार छोड़ कर दूसरे जगह चली जाती है, उसमें डालती है, नया परिवार होता है, उसमें ढलना पड़ता है। तो हमारे सोच से लड़की ही दहेज है और समाज से हमारी प्रार्थना ही रहेगी कि दहेज प्रथा को खत्म करें, अच्छा शुरुआत करें। कैसे खत्म होगी? ये दोनों परिवार पर डिपेंड है। लड़का लड़की जो शादी करते हैं, परिवार पे तो बाद में, पहले आप जैसे युवाओं पे युवाओं को सोच आगे आना होगा इसके बारे में कि हम दहेज बिना दहेज का ही शादी करेंगे और समाज में एक नया शुरुआत करेंगे। अच्छा, दहेज लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मानव श्रृंखला था उसमें भी, मानव श्रृंखला में तो बहुत सारे शराबी भी शामिल होते हैं, फिर भी शराब पीते, वो उसकी बात उसकी जिक्र ना किया जाए। और ये बताइए, लेंगे कि नहीं लेंगे? एकदम नहीं लेंगे, एकदम नहीं लेंगे। कैसे कैसे माने हम? अब हम तो रिटर्न में लाइए दे देते हैं आपको। आप बिल्कुल नहीं लेंगे, दहेज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? देखिए सीधी सी बात है कि मेरे पास भी बहन है। हम अगर किसी के बहन से शादी करते हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि अगर हम देंगे किसी को तो हम रिस्पेक्ट रखेंगे, लेकिन हम भी देना नहीं चाहते हैं और ना हम लेना चाहते हैं। तो आप अपनी बहन के शादी में अगर दहेज नहीं देंगे तो अच्छे घर में शादी हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अगर ये समाज में जैसे हम लोग की तरह युवा अगर खड़ा उतरे तो हम लोग इसको बिल्कुल सफल बना सकते हैं। और हम लोग इसीलिए लॉ का पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग के पढ़ाई करने का मेन मोटो यही है। आप भी जानते हैं कि लॉ प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे बहुत ज़्यादा कमाई नहीं होता है। उससे सिर्फ इतना होता है कि इज्जत और मर्यादा के साथ आने वाले की कमाई तो लाखों करोड़ों में, लाखों करोड़ होती है। लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं ज्यादा कमाई नहीं होती? ठीक है, राम जेठमलानी जी होते हैं। ठीक है, वो लिमिटेड होता है। ठीक है, ये नॉर्मली हम लोग इसलिए करते हैं, ज़्यादा इसमें इज्जत का बात होता है। ठीक है ना, वकालत मेनली इज्जत के लिए होता है। हम लोग ज़्यादा इज्जत के लिए मरते हैं। अगर समाज में हो रहा है कोई भी बुराई तो उसके लिए हम लोग जो युवा हैं, क्योंकि अब आगे मतलब जो है पहले क्या हुआ वो नहीं जानते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम सोच लोगों का है वो बदल पाए। और इसीलिए हम सारे युवा जो है इसके लिए जोर शोर से काम भी कर रहे हैं। हम लोग जितना सोच रहे हैं, जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं फ़ौरन वहाँ पहुँचता हूँ। अगर कोई लड़का लड़की टॉर्चर करना या कोई इस तरह से जो है किसी को तंग करना, किसी भी प्रकार का, या कोई शादी के लिए दहेज मांग रहा है, अगर मेरे को फ़ोन आता है वहाँ पे फ़ौरन मैं पहुँचता हूँ। मेरा सारा भाई है, एक बार फ़ोन करते सब कोई पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद क्या करते हो? पहुँचने के बाद उसको पहले प्यार से समझाते हैं। देखिए मेरा एक ही है, मैं लॉ कर रहा हूँ बिल्कुल, देखिए, लेकिन पहला जो है मेरा प्यार से समझाना है। अगर प्यार से नहीं समझेगा तो उसको हम कानून से भी समझाने के लिए पूरा काम करेंगे। और हम सब बोलेंगे कि प्यार से समझाएंगे, नहीं तो लाठी डंडा। नहीं, लाठी डंडा, देखिए लाठी डंडा जो है, लाठी डंडा, जब लाठी डंडा पहले बिल्कुल चलाते थे, लेकिन सर ने हम लोग को इतना ना पढ़ा दिए हैं कि अब लाठी डंडा और हथियार चलाना मुश्किल हो गया हम लोग के लिए, हाथ बंद गया है। क्योंकि जानते हैं इससे क्या होगा। पहले लॉजिक नहीं जानते थे, सीधे हाथ लात चलाते थे। बात आप कानून की कर रहे हैं तो इस पे हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि गांव घर में आप भी अगर कहीं भी देखते होंगे तो कहीं भी अगर आप लोग, ठीक है ये गांव है, ठीक है, यहाँ पे 10-15 लोग खड़े हैं, कोई आएगा और इनको या फिर किन्हीं को पकड़ के पीटने लगेगा, या फिर कोई अगर महिला है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगेगा, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वहाँ पे तो फ़ौरन देखिए, एक हम सबसे पहले हम खुद उसमें इन्वॉल्व होकर बचाने का प्रयास करेंगे। अगर वो मामला नहीं सलट पाता, आपसे ताकतवर है वो पुलिस, कानूनी रूप से आप बताएं। तो कानूनी रूप से हम कंप्लेन करेंगे, तुरंत फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके थाना को इन्फॉर्म। कितने देर में थाना आएगी? थाना जब तक आएगी तब तक जो हम लोग समाज मिलकर, पहले तो समाज ही सुरक्षा जरूरी है ना, समाज आपसे ताकतवर समाज से नहीं संभल रहा उस केस में। अरे भैया, ताकतवर रहे चाहे कुछ भी रहे, उससे हमको क्या मतलब है। अगर जहाँ इज्जत का बात आएगा वहाँ पे क्या कह रहे हैं? नहीं तो यही सब तो कमी है लॉ में जो दूर करना है। थाने कितने देर में आती है फोन करने के? वो तो 100 का नोट दीजिएगा तो जल्दी। डिपेंड है, दूरी पर डिपेंड है, सूचना कितना देर में मिलती है। दूरी पे या सोच पे? सोच और दूरी दोनों पे डिपेंड है। डिपेंड है। देखिए ये थाने, एक मिनट,
थाने की दूरी अगर घटना से कोई भी हर जगह थाना बना हुआ रहता है, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा की तो दूरी नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन हाल फिलहाल में मैंने भी बहुत सारे ऐसे कवरेज किए हैं जहाँ पे घटना होती है तो प्रशासन को घटना स्थल पे ना पहुँच के उनके लिए प्राथमिकता रहती है राज्यपाल महोदय की सुरक्षा और उप मुख्यमंत्री। अगर उप मुख्यमंत्री क्रॉस कर रहे हैं जबकि उनके साथ 2 स्कॉट गाड़ी है, उसके बावजूद जो है स्थानीय थाना को लगाया जाता है, जो कि गलत है। पहले स्थानीय थाना किस लिए? आम लोगों की, वहाँ पे आसपास के लोग, थाना क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के लिए है ना। लेकिन उप मुख्यमंत्री साहब जाएंगे, राज्यपाल साहब जाएंगे तो वो गाड़ी अपना लगा देंगे वहाँ पे, थाना प्रभारी चले जाएंगे उनके साथ। तो फिर जो आम लोगों के साथ घटना होगी उस दौरान फ़ोन किया जाएगा तो आम लोगों को तो बाध्य होना पड़ जाता है लाठी उठाने के लिए। सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आप सबसे पहला क्वेश्चन पूछे थे कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था पहले, तो वो लोग लॉ करते थे। आज युवा का पहला पसंद है कि 12th पास करने के बाद BA LLB में एडमिशन लेना है। LLB में आज बाय चॉइस एडमिशन ले रहे हैं लॉ में, ताकि कि युवा जो है वो आगे के समय लॉ चेंज कर सके, कुछ सुदृढ़ ऐसा नियम बना सके जिसमें पुलिस सशक्त रूप से आपके लिए काम करे, कानून आपके लिए सशक्त रूप से काम करे। हर सिक्के का 2 पहलू होता है, सभी का मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होता है। तो किसी का मेरिट्स को अपनाइए और डिमेरिट्स को घटाइए, इस पे कानून काम करे। जब युवा आगे आएगा, जब आज क्या मांग होता है कि युवा नेता होना चाहिए जो युवाओं की तरह सोच सके, ठीक है। युवा जो है पुलिस ऑफिसर हो तो युवा के लिए सुदृढ़ रूप से जो काम कर सके कि एक फ़ोन में नियम बना सके। पहले के ज़माने में हम भी आपके बातों से सहमत थे, पहले बोला जाता था कि जिसको कुछ नहीं होता था वो लॉ में एडमिशन ले लेता था, समझे। लॉ में ऐसे एडमिशन लेते थे जो नौकरी कर भी लेते थे, उसके बाद आते थे अपना पेंशन उनशन उठा रहे और लॉ में एडमिशन। आज युवा का फर्स्ट चॉइस हो रहा है लॉ। पहले के ज़माना में देखिए, हम ही लोग का कॉलेज में हमको मालूम चलता था पहले 32 एडमिशन होते थे, 33। आज एक क्लास में 60 बच्चे, 120 बच्चे, 200 बच्चे बाय लॉ। गर्ल्स की संख्या भी बढ़ी है। दहेज प्रथा भी इसी रूप से खत्म होगा। दहेज प्रथा खत्म करने का क्या तरीका हो सकता है कि लड़की भी पढ़ी हुई है, लड़का भी पढ़ा हुआ है, दोनों खड़े हैं, दोनों अपने पैर पे खड़े हैं, दोनों का बाय चॉइस पैसा कमा रहे हैं, तो दहेज प्रथा ऐसे ही ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म है। ऐसा थोड़ी होगा कि एकाएक कोई हवा चलेगी सबका माइंड क्लियर हो जाएगा, पैसा नहीं लेना। ये चीज़ दुनिया में कभी संभव नहीं होने वाला। दोनों खड़े हैं आपस रूप से, लड़की भी सुदृढ़ रूप से खड़ी है, लड़का भी अपने पैर पे खड़ा है, तो परिवार के लिए एक बात भी हो जाती है। अभी भी देखिए ना कि बात होता है कि चलो लड़की भी काम कर रही है, लड़का भी काम कर रहा है, तो दहेज थोड़ा मैनेज हो जाता है इसमें। तो इसीलिए समाज को जब तक बढ़ेगा, समाज में जागरूकता फैलेगी, यही सब कारण है कि धीरे धीरे समाज परिवर्तन होगा जब युवाएं घुसेंगे। और युवाओं का सबसे बड़ा, भारत में तो युवाओं सब भरे। सर आप ये बताइए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार देखते हैं? बिहार में शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा कमी हम देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, बस वही काम किए हैं जो दिखता माने पुल दिखता है, आप पुल बनवा रहे हैं, ठीक है। रोड दिखता है, रोड बनवा रहे हैं। जो दिखता है वो काम वो कर रहे हैं बहुत बढ़िया से, और जो नहीं दिखता है वो नहीं करेंगे, ठीक है। शिक्षा व्यवस्था किसी को नहीं दिखता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसमें, तो थोड़ा काम में उसमें ढिलाई है। और भी बिना लोगों के शिक्षित हुए समाज के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर काम कैसे हो पाएगा? देखिए, यही अब हमारे आप लोग यहाँ से ठीक है 60 लोग 120 240 की, ठीक है 1000 10,000 की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम 12 करोड़ की आबादी में रह रहे हैं अभिषेक, तो वहाँ पे कैसे ये इतना, कितने दिनों या फिर कितने सालों तक ये चलते रहेगा, या फिर कितने सालों बाद ये खत्म हो पाएगा? इसका आंसर तो एकदम डेट कंफर्म नहीं है। कंफर्म हम पूछ भी नहीं रहे हैं, लगभग ही पूछ रहे हैं। ये वही वाला बात हो गया कि मंदिर कब बनेगा, डेट नहीं बताएंगे। यही आप बात बोल रहे हैं कि शिक्षा कब बिहार में सुधरेगा, डेट नहीं बताएंगे, तो वही बात है। शिक्षा सुधार और मंदिर बनाने में बहुत अंतर होता है, सबसे पहले क्लियर हो लीजिए। प्रोसेस में होगा, ये एक कुशल नेतृत्व का काम है, ठीक है। जैसे कि हम अपने कॉलेज में ही आए थे ना, जब हम 2018 में एडमिशन लिए थे, तब कॉलेज की स्थिति कुछ और थी। शायद आप बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ पहले नाम भी नहीं जानते होंगे। मेरे निर्देशक महोदय हैं, इस कॉलेज को बनाने में, इनका गार्डन में जो आप खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्हीं का देन है। आज हमारे कॉलेज में मूड कोर्ट रूम बनाया गया, कॉमन बॉयज रूम, गर्ल्स रूम। क्या काम है? बहुत सारे लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे मूड कोर्ट रूम के बारे में। मूड कोर्ट देखिए, एक फॉल्स आर्टिफिशियल कोर्ट बोला जाता है उसको, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आप कोर्ट में एक विद्यार्थी है, वो एकाएक लॉ जो पढ़ता है और प्रैक्टिकल वो बिल्कुल अलग होता है। एक जो यहाँ पे एक्ट पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और उसका प्रैक्टिकल अगर करने जाएंगे तो बहुत चीज़ चेंजिंग आपको मिलेगा कि कैसे कोर्ट का प्रोसीडिंग हो रहा है, कैसे वहाँ पे काम किया जाता है, इनिशियल स्टेज में फाइल कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, इसमें बहुत सारे चीज़। मूड कोर्ट का यही पर्पस होता है, एक आर्टिफिशियल कोर्ट होता है जिसमें एक जज बनाए जाते हैं, लॉयर सब बने जाते हैं, जो है आपका जो ड्राफ्टिंग
ट्रेनिंग होता है, उसमें सब चीज़ प्रिपेयर किया जाता है कि आप फ्यूचर में कोर्ट में जाएं तो ऐसा ना हो कि आप अनजान रहे, आप सब चीज़ जाने कि हम तो पहले से फैमिलियर हैं कि कोर्ट में जज होते हैं, कैसे उनके पास पेश होना है, कैसे बात करनी है, क्या ड्राफ्टिंग में मेरा आर्टिकल होना चाहिए, लॉ से रिलेटिंग क्या बात होनी चाहिए, ये सब हम लोग को मूट कोर्ट में बताया जाता है। अच्छा ये बताइए, जजों की बहाली को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट के जज की बहाली की क्या प्रक्रिया है? अच्छा संदीप, आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे? जी सर। कैसे मुख्यमंत्री लगे आपको? सर बाय नेचर तो सर ठीक था, बात तो सही किया, लेकिन समाधान तो कुछ नहीं दिया शिक्षा को लेकर उन्होंने। कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, इसीलिए शिक्षा स्तर बहुत ही गिरा हुआ है हमारे बिहार का। अच्छा सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम से होता है। क्या है कॉलेजियम सिस्टम? वो के कमेटी होती है जजों की कमेटी होती है, कोई भी थोड़े हो जाएगा कमेटी। जजों बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो कमेटी होता है, जजों कमेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही सिलेक्ट करता है, उसको गवर्नमेंट के पास हो जाता है, उसको अच्छा राष्ट्रपति की क्या भूमिका रहती है? राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हैं, वही मतलब यहाँ से पहला तो होता है जज की प्रोसेस में, पहले यहाँ मुख्य न्यायाधीश सेलेक्ट करते हैं, वो लॉ मिनिस्टर के पास भेजते हैं, फिर लॉ मिनिस्टर उसमें जो भी करना है वो करके फिर प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, और वहाँ से जब साइन होता है तब वो शपथ लेते हैं। लॉ मिनिस्टर डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं? हाँ, पहले यहाँ से प्रोसेस होता है। अच्छा, हम चाहेंगे सर भी इधर आ जाए। प्रोसेस होता है जज की अपॉइंटमेंट की, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उनके थ्रू मतलब सिलेक्ट किया जाता है, फिर आगे सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार लॉ मिनिस्टर, और फिर वहाँ से सेलेक्ट होकर वापस आता है न्यायाधीश महोदय के पास, और फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है। अच्छा सर, इनका कहना है कि पहले जो है लॉ मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, फिर न्यायाधीश के पास आता है, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो हम तो आपको शुरू में बोले कि ये बच्चे लोग अभी सीख रहे हैं, इसीलिए हम आपको बुलाए हैं यहाँ पे। तो आपने ये जो क्वेश्चन, अगर मैंने अभी ये क्वेश्चन किया और ये गलत बोले और आप जो सही बताएंगे कि आपने ये जो क्वेश्चन किया, तो इन्होंने एक प्राइमा फेसी जो एक होता है वो उन्होंने बताया। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। टोटल चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, किस तरह से हाई कोर्ट जज का अपॉइंटमेंट होगा, किस तरह से चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट होगा, वो दिया हुआ है। अच्छा, संविधान या फिर संवैधानिक तौर पे क्या है प्रक्रिया सर? प्रक्रिया है कि देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का हम आपको बता रहे हैं, जनरल हम बता रहे हैं आपको। ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो अभी प्रक्रिया रिसेंट में चल रही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में दो तरह से होते हैं जज। एक होते हैं सर्विस कोटा से और एक होते हैं डायरेक्ट एडवोकेट कोटा से। सर्विस कोटा से जो जज होते हैं वो जो हमारे मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो नीचे वाले होते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जो हैं उनसे उनका कैरियर देखकर और उनसे कुछ कोटा होता है, उस कोटा के अधीन जो है, जैसे 60 या 40 कोटा के बारे में हमको पूरा कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, जो भी परसेंटेज है उस परसेंटेज से उनको लिया जाता है, वो नाम रिकमेंड होती है। और इधर एडवोकेट कोटा से जो है, एडवोकेट कोटा से भी जो चीफ जस्टिस का कॉलेजियम, हाई कोर्ट कॉलेजियम होता है, चीफ जस्टिस प्लस सीनियर जजेस, 2-3 सीनियर जजेस का एक कॉलेजियम होता है। वो कॉलेजियम जो है हाई कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट एडवोकेट से कुछ नाम सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों नाम मिलाकर ये थ्रू गवर्नमेंट ये जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है, वो कॉलेजियम जो है इसको स्क्रूटनी करती है, इसको देखती है, वो वहाँ रोक भी सकती है नाम को रिटर्न भी कर सकती है ऑब्जेक्शन लगाकर, फाइनली रिजेक्ट भी कर सकती है, और जो पास करेगी वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफ मिनिस्ट्री को जाएगा, जो कि बाद में वहाँ से क्लियर होने के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है। प्रधानमंत्री के पास भी जाती है, लॉ डिपार्टमेंट जाती है। लॉ डिपार्टमेंट के बाद पीएमओ का तो अप्रूवल, कोई भी चीज़ जो होता है आप विदाउट पीएमओ का तो कोई सवाल ही नहीं है, पीएमओ के बाद वहाँ जाएगा। अच्छा, संविधान की नज़र में कॉलेजियम सिस्टम को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक तो कॉलेजियम संविधान में दिया हुआ है, चलते आ रहा है। हम लोग सरकार है सर, किस प्रकार को लेकर बहुत ही बवाल मचते रहता है, वो क्यों? देखिए, संविधान में जितने भी प्रोविजंस हैं, चाहे लॉ में जो है जितने भी प्रोविजंस हैं, कुछ निगेटिव लोग हैं, कुछ पॉजिटिव लोग हैं। कॉलेजियम सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे,
कॉलेजियम सिस्टम को, संविधान का वो बीच में कॉलेजियम सिस्टम हटाया भी गया था। हायर जुडिशियरी जहाँ तक मुझे जानकारी है, संविधान में भी कॉलेजियम सिस्टम को लेकर कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। ये जो बात हम बोले बस वही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि इंडिया टुडे के रैंकिंग में 64th रैंक इस कॉलेज का आया। चलिए भाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके इस नॉलेज में है, हमारे मीडिया के नॉलेज में है कि हम 64 पर आए हैं। नहीं, बिल्कुल आपको भी शुभकामनाएं, और यहाँ के सभी छात्रों को शुभ। यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं इस बारे में? बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे ऑल इंडिया में लॉ कॉलेज की रैंकिंग में 64 रैंक लाया है, और हम लोग चाहेंगे हम ही मतलब आगे अच्छा करेंगे जो कि टॉप 10 में आए। टॉप 10 में एकदम आ जाना है, अगले साल एकदम टॉप 10 में लाना है इस कॉलेज को। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हमारे आपको। बच्चे भी अगर चाह रहे हैं तो वो भी हो। और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा ये मूड को थोड़ा सा चेंज कर, जॉली मूड में ही बात भी करते हैं। आज से अभी कुछ आप लोगों का ये हम सुन रहे थे तो उस पर माइंड में गया कि आप दहेज नहीं लोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो उस पर हमने उस पर 2-3 साल पहले, हमको याद नहीं है, एक सर्कुलर कॉलेज में निकाला था। जो हमारे कॉलेज के बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करेंगे उनको हम 50% कंसेशन देंगे फीस में। तो कितने लोगों ने यहाँ पे ऐसा किया है? अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया 50% के लिए। अच्छा, आप लोग इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में नहीं है? सर है सर, बिल्कुल। देखिए, जब एक सेकेंड, जब इतने लोग हो गए तो दहेज प्रथा खत्म। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ने दहेज प्रथा खत्म कर दिया। तो सर, आपके पास एक भी लोग क्यों नहीं गए? अभी तो प्रोसेस में, अभी हुआ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? अरे तो मैरिज 50% ऑफ की बात सर ने कही, स्टार्टिंग में ही होगा ना? मैरिज का प्रपोजल आएगा तब ना। ऐसे लोग लेके चले आएंगे कि हमने कर लिया, उससे नहीं ना हम देंगे, तो सभी लोग कहेगा कि हम कर लिए। अच्छा, तो सभी लोग अभी तो फी पूरा देंगे। हाँ, शादी जब अगर ऐसा करेंगे इंटरकास्ट तो आप लौटा दीजिए। लौटा देंगे। अच्छा, हाँ, पक्का? एकदम पक्का। चलिए, यहाँ पे सभी छात्र कह रहे हैं करेंगे। और वो भी हमारा नोटिफिकेशन है कि बिना दहेज का, ये नहीं कि दहेज का नहीं, बिना दहेज का। इसलिए बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ का नारा ये भी है कि मेरे बच्चे जो हैं बिना दहेज का करें, बिना दहेज के इंटरकास्ट मैरिज करें। चलिए, बहुत अच्छी शुरुआत है ना। जी, एक क्वेश्चन आपसे भी है हमारा। जैसे ये मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज के डेट में मीडिया निष्पक्ष नहीं है। इस पर आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हम भी मीडिया में मीडिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप पत्रकार हैं, आपका राय जानना चाहते हैं। आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आज के डेट में लोग मीडिया मतलब ही जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल वाले हैं, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम की मीडिया, ठीक है सर, ओके, थैंक यू, जो मेन स्ट्रीम की उसको मेन मीडिया मानती है, ठीक है, आप लोग उसको देखते हैं, ठीक। इसी चीज़ को लेकर डिजिटल मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं कि भैया डिजिटल मीडिया है, आप तक मेन स्ट्रीम की मीडिया पहुंची है? हाँ, पहुँचती है। क्या दिखाने के लिए? वो जो चाहते हैं दिखाना वही चीज़ पूछते हैं। वो अपने हिसाब से चलाएंगे। वो अपने हिसाब से दिखाना है कि भैया हमको सरकार का बड़ाई चलाना है तो बड़ाई चलाएंगे, अगर वो चाहेंगे कि सरकार की बुराई दिखाना है तो वो दिखाएंगे। और इसी संदर्भ को लेकर हम लोग डिजिटल मीडिया में काम करते हैं निष्पक्ष। आप अगर सरकार की बुराई करेंगे तो लॉजिक के साथ करें, हम वो भी दिखाएंगे। आप ही लोग की मीडिया पर भरोसा करते हैं अधिकतर, हम लोग आप ही लोग का मीडिया देखते हैं जो हाँ यूट्यूब पे जो आप लोग आता है। चौथा स्तंभ बिल्कुल खतरे में है, हम मानते हैं, क्योंकि देश के असली मुद्दों से भटककर वो लोग हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान में लगे रहते हैं। हम भी मानते हैं आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, यही सब दिखाया। अरे लोगों का क्या भला है इसमें, क्या भला है? इलेक्शन चल रहा है, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, जो बिहार के आज के डेट में सबसे ज़्यादा भूमिका यूट्यूबर लोग का, जैसे आप लोग हैं। आज गांव हो, घर हो, किसी को शोषण किया जा रहा है, किसी के ऊपर मारा पीटा जा रहा है, किसी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, सब कुछ मीडिया तुरंत पहुंचती है। और आप लोगों के ऊपर ही हम लोग भरोसा करते हैं, और आप लोगों के कारण ही हम यहाँ खड़ा हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो हम आज यहाँ नहीं होते, क्योंकि हम बहुत सारे परिस्थिति को झेले हैं। अब हर परिस्थिति मैं आपको बयां नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा के अंदर बहुत दुख दर्द, बहुत दर्द इसलिए है क्योंकि मैं उस पीड़ा को सहा हूँ। जो लड़का पीड़ा सहेगा उसको तो दर्द होगा ही होगा। अब माननीय मुख्यमंत्री के पास अगर कोई मैटर जाता है शिक्षा के रिगार्डिंग, अब माननीय मुख्यमंत्री गुस्सा हो जाते हैं, और ये न्यूज़ यहाँ का नहीं है, पूरा बिहार में फैल गया कि माननीय मुख्यमंत्री आग बबूला हो गए। अरे भैया, आप आग बबूला मत होइए, आपको जरूरी है बच्चों का समाधान करने का। और सबसे बड़ा इंडिया में, अगर आप जिस देश में रह रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा यहाँ का जो है वो स्टूडेंट होता है, क्योंकि स्टूडेंट पावर से बड़ा कुछ नहीं है।
क्या है कि छात्र ही प्रधानमंत्री बनता है, छात्र ही राष्ट्रपति बनता है, छात्र ही कोई नौकरी करता है, किसी मंत्री प्रधानमंत्री सभी छात्र नेता रही है। एकदम बिल्कुल। तो इसलिए तो आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैं नीतीश कुमार के पास मानने गया था, लेकिन वहाँ पे मेरे को क्या मिला? शिक्षा के लिए मैंने अपने बात की कि कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या मिला वहाँ से? कोई नहीं, बिल्कुल बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी से, एक मिनट, शराबबंदी से ज़्यादा जरूरी है गांजा बंदी का, क्योंकि कुछ लोग गांजा पी कर छात्रों के साथ भी बदसलूकी कर देते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। तो ये भी आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी गांजा पीते हैं। अब जो भी हो हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन रिगार्डिंग आप नहीं बोल सकते। हम तो यही कहेंगे कि बिहार में गांजा भी बंद होना चाहिए, क्योंकि गांजा बंद नहीं रहता है तो कुछ लोग कुछ को अटर पटर फैसला देते हैं। ज्यादा गांजा, महावीर मंदिर सबके पास जाइए, छोटे छोटे बच्चे स्माइक पी रहे हैं। सोल्यूशन क्या होगा बिहार की जिंदगी? बिहार का फ्यूचर कहाँ जाएगा? बिहार का जो राजनीति है ना, वो लोगों में खंडन कर दिया है। राजनीति एक ऐसा चीज है जो लोग को आज के डेट में, बहुत सारे लोग अच्छे हैं बिहार में, ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन राजनीति के कारण जो है लोग का जो विचार है उसमें खंडन हो गया है। इसलिए यहाँ पर तो स्टूडेंट सबसे बड़ा, जो शिक्षा के विभाग में तो सरकार बिल्कुल भी नहीं देखती है। आज आप देख सकते हैं जो आपका मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है भैया, 3 साल का कोर्स 5 साल में करवाता है। वहाँ पर देखिए सीएम लॉ कॉलेज कहाँ पे? दरभंगा में। वहाँ हालत देखिए, उसका हालत बहुत गंदा हो रखा है। आप देखिए पाटलिपुत्रा का, वहाँ का भी हालत गंदा हो रखा है। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इनको देखना चाहिए कि जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ बहुत सारा समस्या है जो स्टूडेंट बयान नहीं कर सकता है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम भी पढ़ रहे हैं, बाय द वे मेरी उम्र हो जाती है, कभी कभी ऐसे होते हैं कि रिश्ते कट जाते हैं। भैया आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आपका रिश्ता कट गया। अब समझिए हमारे साथ क्या, उस लड़की लोग के साथ भी जो वही दर्द होता होगा। भैया हम तो संभाल लेंगे खुद को, जो लड़की लोग होंगी वो कैसे संभालेगी? आप बताइए। उसका अगर रिश्ता टूटता है, 1 रिश्ता 2 रिश्ता 3 रिश्ता, उसी का कारण सुसाइड भी बढ़ता है। सुसाइड क्यों होता है? यही सब कारण है। डिप्रेस्ड होकर स्टूडेंट पंखा में लटक के जान देता है, डिप्रेस्ड होकर लड़का जो है गंगा नदी में कूद जाता है। तो यही कारण है। और ये सबसे ज़्यादा काम कौन कर रही है? इसको भड़काने का काम सरकार कर रही है। और सरकार के लिए हम चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा के रिगार्डिंग कोई अच्छा कदम उठाए, ताकि सारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय से प्रकाशमय की ओर जाए। अच्छा संदीप, ये बताइए, आप बोले कि ये सब चीज़ सुधरेगा और बिहार में अच्छे युवा नेता या फिर पॉलिटिक्स सुधरेगी, कैसे सुधरेगी? सर इसके लिए सोच बदलनी होगी हम जैसों को। जैसे अपना कीमती वोट समझे कि हमें अपना वोट किसको देना चाहिए। बिहार में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये पार्टी है, आज इसने दारू पिला दी, इसने पैसा दे दिया, उसको वोट दे के आगे वोट बेच देते हैं। वोट अपना बेच देते हैं। जिस दिन भारत के युवा और भारत का और बिहार का हर एक नागरिक ये समझ जाएगा कि मेरे वोट की क्या इंपॉर्टेंस है, उस दिन ये बिहार हम लोग का सबसे आगे बढ़ के जाएगा। आप देखिएगा इतिहास उठाकर कि बिहार में ही हमारा सबसे पुराना विश्वविद्यालय हमारे बिहार का है। यहाँ पे जीरो की जिसने खोज की वो हमारे बिहार के हैं। बिहार से सबसे ज़्यादा आईएएस और पीसीएस जो निकलते हैं, यूपीएससी टॉपर्स जो होते हैं, वो हमारे बिहार के हैं। लेकिन इस सबको गंदा किसने किया? हमारी इस गंदी पॉलिटिक्स ने। ये जो गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है जाति विवाद पे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। मुस्लिम को बोलेंगे तो उसके पास ज़्यादा वोट बैंक है, तो मुस्लिम से वोट मिलेगा, हम यहाँ से जीत जाएंगे। वहाँ अपने मेरे ये जाति का है, हम अपने जाति में ये काम करेंगे, अपने गांव में ये विकास करेंगे, इस वार्ड से यहाँ से मेरे को वोट मिलेगा, मैं जीत जाऊँगा। तो यहाँ काम जो हो रहा है ना, वोट बैंक के लिए काम हो रहा है। यहाँ काम युवाओं की शिक्षा पे नहीं ध्यान दिया जा रहा कि कैसे हम, अगर हम यही पैसा, यही जगह और ये अपना टाइम जो मुख्यमंत्री साहब या शिक्षा मंत्री हैं वो वहाँ पर दें कि हाँ बच्चों का विकास हो, स्कूल में अच्छे टीचर्स हो, अच्छा मतलब बिल्डिंग हो, अच्छा स्ट्रक्चर हो, जहाँ बच्चा जाके अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से कर सके, तो विकास होगा। आप